नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि अगर हमें पुश्तैनी जायदाद मिलती है और अगर हम उसे बेचते हैं तो हमारे ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन आने वाले हैं। यानी अगर हमारे दादा परदादाओं ने हमें कोई ज़मीन दी है और अगर हम उस ज़मीन को आज की तारीख में बेचते हैं तो हमें क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे और उसके अलावा हमें कौन से टैक्स को पे करना पड़ेगा और किस तरीके से हम उस टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में कि हम किस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमें कोई प्रॉपर्टी मिली होगी उसका हम तीन तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। या तो आपको मिली होगी लैंड या बिल्डिंग, दूसरा आपको मिल सकता है शेयर्स और थर्ड नंबर पे आपको मिल सकता है कोई भी गोल्ड, ज्वेलरी, इस तरीके की चीज़ें आपको मिल सकती है। यानी कि आपको या तो शेयर्स मिल सकते हैं, लैंड बिल्डिंग मिल सकती है या फिर गोल्ड और ज्वेलरी मिल सकती है। नाउ जब भी हम बात करें कि आपको इन तीन एसेट्स को मिली है तो अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म एसेट्स थी। अगर हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म तो हमें देखना पड़ेगा कि जब से आपके दादाजी ने परचेज किया है और तब से अगर आपने जब बेचा है, आपको जो पुश्तैनी जायदाद जब से परचेज हुई है तब से लेकर जो आपने सेल किया है वो टाइम पीरियड कितना है। अगर वो टाइम पीरियड एक्सीड करता है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 2 ईयर्स, शेयर्स के केस में 1 ईयर्स और गोल्ड और ज्वेलरी के केस में 3 ईयर्स, अगर इनसे ज़्यादा वो पीरियड आ जाता है कब से परचेज से लेकर के सेल तक का जो टाइम पीरियड है वो, तो आप ये मानोगे कि ये लॉन्ग टर्म है। अब लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी पे टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो नाउ यहाँ पे सरकार ने एक कट ऑफ डेट दी है, वो डेट है 1 अप्रैल 2001। सर ये कट ऑफ डेट क्या है? तो ये वो डेट है अगर आपने या आपके दादाजी ने इससे पहले वो परचेज की थी कोई भी प्रॉपर्टी, आपके दादा ने, आपके पिताजी ने या आपके परदादाजी ने किसी ने भी वो प्रॉपर्टी परचेज की थी 1 अप्रैल 2001 से पहले या फिर इसके बाद में की थी, ठीक है, ऑन और आफ्टर, ठीक है, ऑन और आफ्टर, यानी कि 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद परचेज की थी। नाउ जब भी परचेज की हो आगे हम देखेंगे कि इन दोनों का एप्लीकेशन क्या होता है। तो देखिए अब आपने ये सीख लिया कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो आपको पुश्तैनी मिली है और वो जो मिला है आपको जो प्रॉपर्टी मिली है आपने आज उसे बेचा है, ठीक है। जब आपको मिली है तब कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर क्योंकि आपको आपके ही परिवार से गिफ्ट में के रूप में मिली है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब आपने वो बेची तब आपके ऊपर जरूर वो टैक्स लगेगा क्योंकि आपके पास कुछ पैसा आ रहा है। अब वो कैसे आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले आपने जितने में भी वो प्रॉपर्टी बेची है उसका आपको लिखना है अमाउंट इस सेल कंसिडरेशन के नाम पे। ये कैलकुलेशन आपको एक अपने खुद के एक पेपर, वर्किंग पेपर पे करना है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल तभी मांगता है जब वो आपको नोटिस सर्व करता है और उसे जरूरत होती है, अदरवाइज आपको ये इस तरीके का सारा डिटेल देने की अभी कोई जरूरत है नहीं। नाउ सेल कंसिडरेशन आप लिखोगे कि आपने वो प्रॉपर्टी कितने में बेची। मान लीजिए कि आप वो प्रॉपर्टी, हम एक एग्जांपल लेंगे क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे एक एग्जांपल दिया गया है कि सर इसको सॉल्व करिए, तो मैं आपको वो बताऊंगा। नाउ यहाँ पे सेल कंसिडरेशन आप लोगे। इसके अलावा जो भी ट्रांसफर के अंदर आपका एक्सपेंस लगा है, जैसे आपने ब्रोकरेज पे किया या न्यूज़पेपर में कोई एड दिया है या फिर किसी भी तरीके का अगर आपने एक्सपेंस किया है ट्रांसफर से रिलेटेड, तो आप उसे यहाँ पे रिड्यूस कर दोगे और आपके पास निकल के आएगा नेट कंसिडरेशन। क्या निकल के आएगा? नेट कंसिडरेशन। ये था सेल कंसिडरेशन, यानी कि पूरा आपने कितने में बेचा, उससे आपने कितना पैसा रिसीव किया और उसमें से आप निकाल दोगे ट्रांसफर एक्सपेंस, यानी कि हम कितना पैसा ट्रांसफर के रूप में एक्सपेंस कर रहे हैं। नाउ नेट कंसिडरेशन हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आपको लेने हैं दो चीज़ें, कॉस्ट, दो चीज़ों की कॉस्ट लेनी है। एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। नाउ ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है ये क्या होती है सर? तो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको जो खरीदी गई है, जब उसको खरीदा गया है उसकी क्या कॉस्ट थी, यानी कि उसको जब खरीदा गया उसको आपके दादा ने, आपके परदादा ने, अगर आपने भी कभी खरीदा है तो वो उसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लेना है। जैसे मान लीजिए XYZ कुछ भी कॉस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार ने यहाँ एक और बेनिफिट दिया और मैंने आपको जो कट ऑफ डेट बताई थी वो यहाँ काम आने वाली है। अब वो बेनिफिट क्या दिया है कि अगर 1/4/2001 से पहले आपके दादा ने, आपके परदादाजी ने या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने ये परचेज किया है और वहाँ से आपको रिसीव हुआ है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप या तो अगर आपके पास बिल है, आपके पास पूरा डाटा अवेलेबल है तो आप उनकी, और अगर अवेलेबल नहीं भी है तो भी आप चाहो तो उनकी परचेज की कॉस्ट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहो तो आप इस दिन की जो मार्केट वैल्यू है वो आप ले सकते हो।
अब देखिए गोल्ड, ज्वेलरी या शेयर्स के अंदर तो हम मार्केट वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आप लैंड के अंदर क्योंकि ये डिफर करती है, क्योंकि देखिए गोल्ड की जो प्राइस है वो पूरे नेशन वाइड एक रहने वाली है, या अगर हम शेयर की बात करें तो वो भी पूरी कंप्लीट नेशनल में एक ही रहने वाली है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हर जगह से जगह बदलती रहेगी, तो इसीलिए उसकी मार्केट वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो भी है आप वो मार्केट वैल्यू अगर निकाल पा रहे हो इस दिन की, क्योंकि निकालना भी आपको इस दिन की है, आज की निकालना तो फिर भी चलो इजी हो सकता है, इस दिन की आपको एक मार्केट वैल्यू निकालना है, और जिसमें भी आपको आदि बेनिफिट हो रहा हो ज़्यादा, वो आपको यहाँ ले सकते हो। ठीक है, यहाँ आपने ले लिया। अब उसके बाद आते हैं, बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में एक आपको किस तरीके से मिलेगा इम्प्रूवमेंट? क्या देखिए, इम्प्रूवमेंट ये होता है कि मान लीजिए आपके दादाजी ने जो एक लैंड खरीदा और उसके ऊपर उन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो हो गया इम्प्रूवमेंट। इसी तरीके से अगर आप उसके ऊपर फिर सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करते हो तो ये हो गया उसके ऊपर फर्दर इम्प्रूवमेंट, यानी कि एक और बार इम्प्रूवमेंट। तो ये जो इम्प्रूवमेंट कहलाता है, ये जो आपने किया वो इम्प्रूवमेंट जो है उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है उस प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर ये इम्प्रूवमेंट आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले किया है, ठीक है, आपने किया है, आपके फैमिली मेंबर ने किया है जिससे आपको प्रॉपर्टी रिसीव किया, किसी ने भी अगर ये इम्प्रूवमेंट किया है तो उसको हम एज ए जीरो ट्रीट करेंगे, यानी कि उसको हम वैल्यू नहीं लेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो जो इम्प्रूवमेंट था वो हमने उस प्रॉपर्टी के लिए अंदर ही इंक्लूड कर लिया था एज ए फेयर मार्केट वैल्यू, और हमने आपको ऑप्शन दिया था आप फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो। आपने किसी तरीके से नहीं लिया, वो हमारी मिस्टेक नहीं है, बट आप चाहो तो फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो, और फेयर मार्केट वैल्यू में जो इम्प्रूवमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको जीरो लेना है। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के दिन या उसके बाद इम्प्रूवमेंट किया है, आपने किया है, आपके फैमिली मेंबर ने किया, तो आपको वो अवेलेबल रहेगा, यानी कि आपको मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर ये जो प्रॉपर्टी थी, अगर वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी थी, लॉन्ग टर्म एसेट थी। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब हो गया कि अगर आपने 2 साल, 1 साल या 3 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रखी थी, परचेज से लेकर के सेल तक का जो टाइम पीरियड था वो अगर 2 साल, 1 साल और 3 साल रिस्पेक्टिवली अगर वो ज़्यादा था, उस पीरियड से ज़्यादा था, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट है इंडेक्स। मैंने हालांकि फर्दर जो मेरे 2 वीडियोज़ है कैपिटल गेन पे, उनमें मैंने इंडेक्सेशन को थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, बट इंडेक्सेशन आपको एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट है कि आपकी जो प्राइस है वो अभी बढ़ गई होगी, तो उसके हिसाब से आपको ये बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो जिस दिन आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप लेंगे जिस दिन आपने एक्वायर किया, और अगर एक्वायर आपने 2001 से पहले किया है तो 2001 का इंडेक्सेशन आपको लेगा है। ठीक है, हर साल ये नया आता है, तो वो आपको CIA लेना है। कब का? जब आपने या तो परचेज किया, एक्वायर किया है तब का। अगर आपने 2001 से पहले परचेज किया है तो 2001 का आपको इंडेक्सेशन लेना है, और जिस साल आपने बेचा है उस साल का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको लेना है। इसी तरीके से सिंपल यहाँ पर भी CII डिवाइड करना है, जिस साल आपने इंप्रूवमेंट किया और जिस साल आपने सेल किया उस साल का आपको CII लेना है। तो इस साल हम जो टैक्स देंगे वो 1920 फाइनेंशियल ईयर का टैक्स इस बार भर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस बार का भर रहे हैं तो करंटली 2019-20 का जो CII है वो है 289, और 2001 का और 2001-2 फाइनेंशियल ईयर का जो है वो रेस्पेक्टिवली 100 है। ठीक है, नाउ ये आने के बाद इन दोनों का आप रिड्यूस कर लोगे और ये जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका कैपिटल गेन। अब कमेंट बॉक्स में मुझे जो एग्जांपल दिया गया है मैं उसकी मदद से आपको समझाता हूँ। उन्होंने बताया था कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने सेल की है 150 लाख के अंदर। ट्रांसफर एक्सपेंस उन्होंने मुझे बताया नहीं। ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंस है तो आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, और यहाँ पे आपका नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं तो मैंने यहाँ पे 0 लिया है, और ये आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। नाउ नेट कंसिडरेशन आने के बाद आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उन्होंने बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कितने में ली है, उन्होंने ऑफ कोर्स मुझे नहीं बताया। तो ये जो प्रॉपर्टी है मान लेते हैं कि 50 लाख में प्रॉपर्टी ली गई है। अब अगर ये प्रॉपर्टी 50 लाख में ली गई है तो, और ये प्रॉपर्टी हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि डेट हम उन्होंने वहाँ पर भी नहीं बताया था, तो डेट अगर हम ये माने कि ये जो है ये 90s में ली गई थी, यानी कि 1900 के आसपास, सॉरी 1990 के अंदर ली गई थी, तो यहाँ पे हम 2000 को मानते हुए 2001 की तो CIA लेते हुए 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 289 से, जो ये निकल के आएगा 144.5 लाख।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में उन्होंने बोला कि 25 लाख का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया गया, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली डेट नहीं बताया, कोई फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने मुझे वो नहीं दिया। तो हम ये मानते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट है वो 2013 में इम्प्रूव हुआ था। तो 2013 का अगर आप CII देखोगे, नेट पे ही अवेलेबल है, तो वो निकल के आएगा 220। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 289 से, और ये जो है ये कैलकुलेट होगा 32.84 लैक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है आपकी ज़्यादा आ गई रेदर देन 150 लैक्स। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि आपको जो है लॉस हुआ है, ठीक है, आपको कोई इनकम नहीं हुई है, आपको लॉस हुआ है, और आप इस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आपको आगे बेनिफिट मिलेगा, जो मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लॉस हुआ है, आपको कोई इनकम नहीं है और आपको किसी तरीके का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे ली है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। 1 मिनट, एक काम करते हैं, अपन ये लेते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने नहीं बताया, तो ये आप देख सकते हो। और अगर ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यहाँ पे अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू लेना चाहो तो फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकते हो, अगर वो 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। पहला, दूसरा, आप उसे कंप्यूट भी कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी आप फेयर मार्केट वैल्यू लेते हो तो कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स का नोटिस आता है, स्क्रूटनी में अगर आपका आता है, तो फिर वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस करके वैल्यूएशन निकालना उनको रहता है। तो एक बार आप जब भी वैल्यू लो तो थोड़ा अच्छे से आपको कैलकुलेट करके लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा डिसअलाउ कर देंगे, आपको ऑफकोर्स थोड़ा क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएगा कि आपने वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन की है। तो जो भी आप वैल्यू निकालो वो आप प्लीज़ किसी जो प्रोफेशनल जो है उनसे आप वैल्यू निकालना। और इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट है, उन्होंने बताया था कि 25 लाख का है, लेकिन कब का है वो उन्होंने नहीं बताया। तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो कब किया गया, उसके हिसाब से आपको इंडेक्सेशन चेंज होता रहेगा। ना इस तरीके से आप प्रॉपर्टी का टैक्सेशन निकाल सकते हो जो आपको इनहेरिटेंस यानी कि जायदाद में मिली है, और आपको जो है अपने दादा परदादा या उनसे भी पहले जो प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, आप उन प्रॉपर्टी का टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।